नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला। चलिए बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में खबरें देख लेते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम प्रमुख खबरों की। तो सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव 2024 की, जिसे लेकर बेहद गंभीर भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश में संगठन के काम को गति देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मंथन कर रहा है। लखनऊ में रविवार को होने वाली बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का नाम तय हो जाएगा। माना जा रहा है कि आज शाम तक प्रदेश के नए भाजपा अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के पद के लिए ब्राह्मण या फिर पिछड़ा वर्ग से किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से नया प्रदेश अध्यक्ष होने की संभावना ज्यादा प्रबल बताई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष के नामों में योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी, केंद्र सरकार में मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान या फिर बीएल वर्मा, ब्राह्मण नेताओं में बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी, गौतम बुद्ध नगर से सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के नाम पर विचार हो सकता है। तो चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ में सहयोगी अनूप सिंह जुड़ चुके हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, काफी कश्मकश की स्थिति अभी बनी हुई है। क्या लगता है किनकी दावेदारी हो सकती है, किनके नाम पर मुहर लग सकती है पार्टी की ओर से, किन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा को ऐसे जिताऊ अध्यक्ष की तलाश है जो 2024 के नैया पार लगा सके। अभी हाल में ही 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ है। ऐसे में हालांकि भाजपा को एक बड़ी जीत हासिल हुई है, लेकिन विपक्ष भी मजबूत हुआ है। यानी ओबीसी जिस तरीके से लगातार कोशिश कर रहा था भाजपा की ओबीसी भाजपा के पाले में ज्यादा से ज्यादा आए, लेकिन कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा जो सीटें समाजवादी पार्टी की निकली, 111 सीटें हैं, उसको लेकर भाजपा लगातार मंथन कर रही है। और 2024 की लड़ाई इसी वजह से देखा जा रहा है कि जाति समीकरण को फिट बैठाने के लिए कौन सा ओबीसी चेहरा होना चाहिए या ब्राह्मण चेहरा होना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व लगातार इस पर मंथन कर रहा है। स्वतंत्र देव सिंह मंत्री बनने के बाद लगातार मंथन शुरू हो चुका था। जाति समीकरण के जो लगातार उस पर मंथन करने के बाद मुझे लगता है आज उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक उत्तर प्रदेश भाजपा को कोई नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। ओबीसी की अगर बात करें तो बीएल वर्मा की बात करें या फिर संजीव बालियान की बात करें या भूपेंद्र चौधरी का, तीन लोगों का तीनों नंबर 1 पे नाम रखा गया है। तीनों ओबीसी के कैटेगरी से आते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर ओबीसी भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष होता है, निश्चित तौर पे 2024 की लड़ाई भाजपा के लिए आसान हो जाएगी। अगर ब्राह्मण चेहरे को अगर बात करें तो 2014 की बात करें, वहां से अगर शुरुआत करें तो उस समय लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष थे। उस समय एक बड़ी जीत हासिल की थी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था। 2019 की बात करें, उसमें महेंद्र नाथ पांडे उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, तभी भी एक बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन उसके बाद केशव मौर्य जो वर्तमान में डिप्टी सीएम है, वो प्रदेश अध्यक्ष बने, अच्छी कामयाबी मिली। लेकिन लगातार समीकरण बदलते रहे। मुझे लगता है कि ओबीसी की जो प्रदेश का जो नया चेहरा को लेकर भाजपा तलाश कर रही थी, अब कहीं ना कहीं वो पूरा हो चुका है। जो 3 नाम मैंने बताए हैं उसमें से कोई एक नाम पर मोहर लग सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कोई भी या फिर भाजपा में कोई भी, चाहे प्रत्याशियों की बात करें या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, संगठन की बात करें, जो अंतिम मुहर होती है वो केंद्रीय नेतृत्व की होती है। तो उत्तर प्रदेश में मंथन हो चुका है। समीकरण के अनुसार, जाति समीकरण, लोकप्रियता के अनुसार मंथन हो चुका है। अब फाइनल मुहर केंद्रीय नेतृत्व की बाकी है। मुझे लगता है 1-2 दिन में हो सकता है शाम तक केंद्रीय नेतृत्व की जब मुहर लग जाएगी तो सामने होगा कि स्वतंत्र देव सिंह का जो बाद प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, उत्तर प्रदेश का जो बागडोर संभालेगा, 2024 की लड़ाई भाजपा के लिए आसान करेगा, वो कौन प्रदेश अध्यक्ष होता है, जिसकी जानकारी मिलेगी। चलिए, बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया अनूप आपका। तो आज शाम तक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नए नाम की घोषणा यहां पर हो सकती है। देखने वाली बात होगी कि आलाकमान किसे ये नया जिम्मा यहां पर सौंपता है। तो 3 महत्वपूर्ण नाम इस रेस में बताए जा रहे हैं, जिनमें 3 में से किसी एक नाम पर मुहर लगेगी और आज शाम तक तस्वीर साफ हो सकती है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यूपी विधानसभा की बात कर लेते हैं, जहां पर बजट पेश होने के 2 दिन बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक राम नरेश अग्निहोत्री ने बजट को लेकर कहा है कि चौमुखी विकास के लिए बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव सदन के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार मंत्री रहे, कई बार से विधायक हैं। उनकी प्रशंसा करना लोकतांत्रिक प्रणाली का उदाहरण है और नेताजी के बाद शिवपाल यादव के अंदर ही समाजवाद बचा हुआ है। वहीं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। बहुत ही अभूतपूर्व बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है और प्रदेश का चौमुखी विकास, सर्वांगीण विकास इस बजट के माध्यम से करने का हमारा संकल्प है। हम पूरा करेंगे। नौजवान, किसान, महिला, मजदूर सबकी व्यवस्था, सबकी सुविधाओं की चिंता इस बजट में की गई है। बहुत ही सुंदर और अच्छा बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया। कोई नहीं घेर पाएगा। हमारे इरादे साफ हैं। हम ईमानदारी से प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। कोई घेरने का सवाल नहीं है। बढ़ते हैं आगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल सदन पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि सरकार का सबसे बड़ा बजट बहुत ही शानदार है, ऊपर से लेकर नीचे तक युवा, महिला, किसान सभी के लिए है। वहीं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बहुत शानदार, सर्वव्यापी, सबके कल्याण के लिए, ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, किसान, व्यापार, शिक्षा, पीएससीज, बेटियों का मान सम्मान, हमारा विभाग, व्यवसाय, शिक्षा, कौशल विकास, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, किसानों के लिए, यानी हर क्षेत्र के अंदर एक शानदार बजट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रखा गया है। और हमको लगता है कि बहुत शानदार बजट है। जहाँ विपक्षी बात है, विपक्ष को अपना काम करना है। कल भी आपने देखा तो अखिलेश जी की एक एक बात का जवाब माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है और सारी बातें सटीक, आप सबने उसको ढंग से उसको दिखाया है। तो केवल विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं है। हमको लगता है जब उनको जनता ने अमेंडमेंट नहीं दिया तो तथ्यात्मक बिंदुओं पर विषय रख करके प्रदेश की प्रगति में उनको सहभागी होना चाहिए। फिर बढ़ते हैं आगे। तो यूपी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का बिना नाम लिए उन पर तंज कसा है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि पीएफआई एक आतंकी संगठन है। उनके एक वकील होते थे जो अब समाजवादी पार्टी के माध्यम से राज्यसभा जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश है, यहां पीएफआई का नहीं, कानून का राज चलता है। पीएफआई एक आतंकी संगठन है। हाँ, उनके एक वकील होते थे, वो समाजवादी पार्टी के माध्यम से आ गए हैं। अब वो राज्यसभा में जाएंगे। लेकिन इतना बता देते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश है, योगी राज्य है। तो पीएफआई यहाँ पे घुसने का प्रयास करेगी और माहौल खराब करने का प्रयास करेगी तो उसको कानून का को भी फेस करना पड़ेगा। और कानून का यहाँ पे राज चलता है, न ही पीएफआई का राज चलता है। उत्तर प्रदेश के देवबंद में आज जमीयत उलेमाए हिंद ने 2 दिन का जलसा आयोजित किया, जिसमें शामिल होने के लिए अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे। इस जलसे के पहले दिन ये इस्लामोफोबिया के खिलाफ लामबंद होने पर सहमति बनी, तो साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सरकार को भी घेरा। जमीयत उलेमाए हिंद ने सकारात्मक संदेश देने के लिए धर्म संसद की तर्ज पर 1000 जगह सद्भावना संसद के आयोजन का ऐलान किया। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख महमूद असद मदनी ने कहा कि बेइज्जत होकर खामोश हो जाना कोई मुसलमानों से सीखे। हम तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन देश का नाम खराब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि अगर जमीयत उलेमा शांति को बढ़ावा देने और दर्द नफरत सहन करने का फैसला करते हैं तो यह हमारी कमजोरी नहीं, ताकत है। महमूद असद मदनी ने वर्तमान हालात को लेकर शायरी के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की और इस दौरान वे भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि हमें हमारे ही देश में अजनबी बना दिया गया। महमूद असद मदनी ने अखंड भारत की बात पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किस अखंड भारत की बात करते हैं, मुसलमानों के लिए आज राह चलना मुश्किल कर दिया गया है, ये सब्र का इम्तिहान है। जो यहाँ पे जमा हो रहे हैं, तकरीबन आज 3000 लोग जो है, जो हमारे रजिस्टर्ड लोग हैं, जिनके पास आप ये कार्ड देखेंगे उसके अंदर आईडी है और चिप लगा हुआ है, सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते हैं। और उनकी जो अपनी राय या जो उनका एजेंडा है वो फिक्स है, उसी पे बात होगी। और एक पर्टिकुलर हमारा तरीका है, जैसे कि
लोगों के सामने एक तजवीज़ रखना, फिर लोगों अपनी राय देना, फिर उसके बाद उसको पारित कराना। अगर वो पास हो जाता है तो फिर हम उसे पब्लिक में आम करते हैं। खुला हुआ अधिवेशन है, आप सब लोगों को देखने, कवर करने और जानने की इजाज़त है, कुछ छिपा के नहीं हो रहा है। जिसका कोई सहारा नहीं, तो मैं अपने दिल में सोच रहा था, बज़ाहिर जिसका कोई सहारा नहीं, उसको जितनी मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल तो हमें है। ये तो हमारा जिगर जानता है कि हमारी क्या मुश्किल है, किसी और को क्या समझ में आएगा। हाँ, मुश्किल को झेलने के लिए हौसला चाहिए, ताकत चाहिए, और हम कमजोर लोग हैं। और कमजोरी का यह मतलब नहीं है कि कोई मुदाहनत इख्तियार कर ले। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता विनय कटियार ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए। बीजेपी नेता ने दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को आरी से काटकर नुकसान पहुंचाया गया। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस ने इन आरोपों का खंडन किया है। मुसलमान तो नमाज पढ़ता ही था, औरंगजेब ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा था, बलात् का कब्जा कर लिया था उस आदमी ने। तो ऐसी स्थिति में तो वहाँ पर अब मुसलमानों को प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने आरी चला दी भगवान के शिवलिंग के ऊपर, उसको काट रहा था, वो पकड़ा गया है, पुलिस के कस्टडी। को लेकर लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद विश्वरैया ने हाल ही में चल रही गोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को सामंजस्य बनाकर सड़क हादसों को कम करने और जाम से मुक्ति दिलाने के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 17 मई से सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत भी की गई थी। कार्यक्रम में जितेंद्र प्रसाद के साथ ही लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी शामिल हुए। जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि स्वास्थ्य, परिवहन, नगर विकास जैसे विभागों को एक साथ सामंजस्य बनाकर इस समस्या से आम जनता को छुटकारा दिलाना होगा। लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी बढ़ी है, इसीलिए जल्दी कई बड़े फैसले भी लिए जाने हैं। 2025 से पहले सड़क हादसे के आंकड़ों को आधा करने के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ऐसे में हाईवे के किनारे खड़े होने वाले वाहनों और अवैध कटों के प्राथमिकता के तौर पर बंद करना होगा। मंत्री जी और प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संकल्प और निर्देश है कि ये रोड सेफ्टी एक्सीडेंट्स की जो आंकड़े हैं उनमें तुरंत कमी लाई जाए, और लक्ष्य यही है कि 2025 तक जो आंकड़े हैं वो 50% तक घटा दिए जाएं और 2030 तक बिल्कुल ही रोड सेफ्टी एक्सीडेंट्स के जो आंकड़े हैं वो शून्य हो जाएं। और जहां तक ये चुनौती का सवाल है, सभी विभाग परिवहन मंत्रालय सभी से कोऑर्डिनेशन करके इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। जब ये सरकार कोरोना जैसी महामारी पे काबू पा सकती है और वहाँ के आंकड़े घटा सकती है और चुनौती का सामना कर सकती है, कोई वजह ये नहीं है कि हम रोड सेफ्टी को आगे लेके जो रोड एक्सीडेंट्स के जो आंकड़े हैं उनको भी घटाएंगे और उन जान माल की रक्षा करेंगे। इधर भाजपा के लिए प्रतिष्ठा
पार्टी को जीत दिलाने के लिए बीजेपी ने अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज चंपावत विधानसभा क्षेत्र में पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में मतदाताओं से वोट देने की अपील करते नजर आए। पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ टनकपुर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी के साथ ही उनकी कैबिनेट के कुछ मंत्री और विधायक मौजूद रहे। तो आपको कमल के फूल वाला बटन इतना दबा दीजिए कि दबाते 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 शाम होने तक वो बटन ही हमारा अंदर चला जाए। और 3 तारीख को जिस दिन मतगणना हो, उस दिन जब वो बक्सा खुले, ईवीएम मशीन खुले, तो ईवीएम मशीन में से कमल की लड़ियां ही लड़ियां, कमल की घड़ियां ही घड़ियां निकले। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। में आज उत्तराखंड एक नई ऊंचाइयों को, विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे इसी महीने 3 दिन के लिए उत्तराखंड के प्रवास का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आप सब जानते हैं मेरा जन्म भी उत्तराखंड में ही हुआ है। और कई वर्षों के बाद मुझे अपनी जन्मभूमि में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और 3 दिन का प्रवास मेरा बहुत अच्छा रहा। जब मैं यहाँ बचपन में मैंने अपनी स्कूली शिक्षा उत्तराखंड में पढ़ी थी, तब सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं थी। और जब मैं कई वर्षों के बाद उत्तराखंड के उन गांवों में गया, वहां मुझे सड़क मिली, बिजली मिली, पानी मिला, स्वास्थ्य की सुविधा मिली। विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ उत्तराखंड नए भारत का एक नया उत्तराखंड के रूप में स्थापित हो रहा है। और इस समय तो पर्यटन की जिन नई संभावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। चंपावत जनपद 1997 में बना था और 1997 में बनने के बाद आज 25 वर्ष की अपनी यात्रा पूरा किया है। तो 25 वर्ष के बाद इस सौभाग्य आपके पास सामने आ रहा है कि विकास के साथ जुड़ने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री आपके पास आए हैं। आपने तो सुना होगा कि प्यासा कुएं के पास आता है, लेकिन भाइयों बहनों, पहली बार कुआं प्यासे के पास आ रहा है। विकास की प्यासा को दूर करने के लिए और विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। नित नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, धार्मिक पर्यटन विकसित होगा, इको टूरिज्म विकसित होगा, विकास की नई नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। और अब तो पर्यटन की संभावनाओं के साथ उत्तराखंड ने भी तय किया है कि हमें विकास करना है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चंपावत उपचुनाव के लिए प्रचार करने कांग्रेस की गढ़वाल मीडिया प्रभारी ने बीजेपी पर जुबानी प्रहार करते हुए कहा कि छोटी सी विधानसभा पर बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए बीजेपी योगी आदित्यनाथ को उपचुनाव में प्रचार के लिए लाई है। हमने देखा और अब इस उपचुनाव में भी, छोटे से उपचुनाव में, एक विधानसभा सीट पर ये उपचुनाव है, वहां भी योगी को बुलाया जा रहा है चुनावी वैतरणी पार करने के लिए। इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी लाभबद्ध थी, जो 70 की 70 सीटों पर जिस पर दारोमदार था पार्टी को सरकार बनाने का, यानी कि धामी जी को अपने ही चेहरे पर अब यकीन नहीं रहा और कहीं ना कहीं योगी जी के चेहरे। हल्द्वानी के महिला अस्पताल में आए दिन महिलाओं को डॉक्टर्स की कमी के चलते समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर्स को दिखाने के लिए सुबह 8 बजे से ही गर्भवती महिलाओं की लंबी कतारें लग जाती है। वहीं गर्भवती महिलाओं का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है और उन्हें लंबी लाइन में लगकर करीब 1 से 2 घंटे का इंतजार कर डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। बता दें आपको कि महिला अस्पताल में काफी लंबे समय से डॉक्टर की कमी चल रही है, जिस वजह से गर्भवती महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं महिला अस्पताल में सीएमएस उषा जंगपांगी ने भी माना है कि अस्पताल में डॉक्टर की कमी है, जिस कारण गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर को दिखाने के लिए लंबी कतारों पर खड़ा होना पड़ रहा है। इसे लेकर उन्होंने निदेशालय से भी अस्पताल के लिए डॉक्टर की मांग की है।
भैया देखिए, वैसे तो अभी मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम आई हुई हूँ, अभी मुझे चौथा महीना लगा है। तो आज मैं आई हूँ, मतलब मेरी आशा अभी वहाँ सुसला तिवाड़ी में गई है, तो मैं अकेले आई। लेकिन यहाँ पे ऐसा है ना, बाकी तो सब ठीक है, डॉक्टर लोग तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत है। और मतलब ये लोग लाइन का कोई मतलब नियम कानून कुछ नहीं है इन लोगों का। जिसका जब मन करे, आशा लोग तो ऐसा कर रही है, एक लाइन में खड़ी हो रही है तो एक के बदले एक ही तो दिखाएगी। अपनी चार मतलब जो उनकी पेशेंट है उनको एक साथ दिखा दे रही है। ऐसा थोड़ी होता, हम लोग सिंगल अकेले आ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोग 2-2 घंटे लाइन पर खड़े रहेंगे। अरे बहुत समय लग रहा है भैया, सुबह 10:30 बजे से आए हैं, अभी आप लोग टाइम देख लीजिए 11:30 बज गया। और नॉर्मली बस एक रिपोर्ट दिखानी है, उसके लिए भी इन लोगों का मतलब ये है कि जो जिसकी जान पहचान है भाई, जिसको यहाँ जान पहचान रहे हैं उसको तो भेज दे रहे हैं, हम लोगों को नहीं भेजे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, पब्लिक सिटी है भाई, नॉर्मल सरकारी हॉस्पिटल बना क्यों है यार? मेनली मुझे जो कमी है अभी, जो पैथोलॉजिस्ट है, हमारे पैथोलॉजी लैब खुली तो उसमें मेरे कॉन्टेक्चुअल डॉक्टर बैठा हुआ है अभी, तो उसके लिए अभी एक सीट क्रिएट टीम भी कहती है मैडम जो भी है, तो उसके लिए हमने मांग की है कि 2 पैथोलॉजिस्ट मुझे मिल जाएं, तो हमारे 24 आवर हम लोग पैथोलॉजी वाला वो चला सकते हैं विभाग। और एक मेरा है रेडियोलॉजी विभाग, जिसमें कि उसकी बिल्कुल बहुत ज्यादा किल्लत है कि एक डॉक्टर है वो भी अटैच्ड है पदमपुरी से, और वो एक दिन हमारा कोटा भाग जाता है, तो 6 दिन होता है। 6 दिन में भी अब क्योंकि अल्ट्रासाउंड में पेशेंट तो ज्यादा है, तो इन लोगों को डेट मिलती है 1 महीने 2 महीने 3 महीने की गई, तो उसमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है मुझे कि भैया रोज पेशेंट आए तो हम लोग 40-50 से ज्यादा नहीं कर पाते। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे लगातार जारी। नमस्कार।